कि अगर भैया मास है स्ट्रिंग का तब क्या होगा, तब टेंशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तब टेंशन आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। यानी इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसके नीचे जितना कुछ है, ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 26। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, लेक्चर 25 तक पुलिस सिस्टम्स पढ़ रहे थे। अगर नहीं देखा तो देख लेना जाकर। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग थोड़ा जो टेंशन पढ़ रहे थे, याद करो, उसके बारे में कुछ एक अलग केस समझेंगे जब टेंशन पूरी स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म नहीं रहता है। अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक स्ट्रिंग अगर दे रखी है तो उस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, या रोप में टेंशन कितना है, यूनिफॉर्म। आज हम लोग वेरिएबल टेंशन वाला केस समझेंगे। तो उसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी है, ये सब कहानी लिखी, इसको बाद में समझते हैं। पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये सब बस नया एक नाम दे दिया गया वेरिएबल टेंशन, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। बस मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। मान लो एक स्ट्रिंग है या रोप है, इसको हम लोग दोनों एंड से खींच रहे हैं, ठीक है। मान लो F फोर्स इधर लगा रहे हैं, F फोर्स इधर लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस यानी कि इसका मास एकदम नेग्लेजिबल है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में हर एक सेक्शन अगर तुम कट करोगे, छोटे छोटे सेक्शंस या कोई भी सेक्शन एक कट करोगे, तो उस पर जो टेंशन होगा, मान लो इस सेक्शन में, ये 1 वाले सेक्शन में टेंशन T और T आ रहा है, इस वाले सेक्शन में भी टेंशन कितना आएगा, T। तो यानी पूरी लेंथ में जो टेंशन है, जो पुलिंग फोर्स है, वो यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि अगर भैया मास है स्ट्रिंग का तब क्या होगा, तब टेंशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तब टेंशन आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। यानी पूरी लेंथ पे टेंशन जो होगा वो चेंज होगा। तो उसको बच्चों समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर मास ऑफ स्ट्रिंग ए बी, ये जो ए बी स्ट्रिंग है, यह जो रोप है ए बी, इसका मास दे रखा है। मास कितना दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 2 kg। अभी तक बच्चों हम लोगों ने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा है जिसमें रोप का मास दे रखा हो, लेकिन यहां पर देखो दे रखा है, फाइंड टेंशंस एट ए बी एंड सी वेयर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। ए बी ये जो रोप है उसके पॉइंट ए पर जो कि 2 kg से कनेक्टेड है, पॉइंट बी पर जो 4 kg से कनेक्टेड है, और पॉइंट सी जो ए बी का मिड पॉइंट है, इस पर हमको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट पर टेंशन निकालना। तो बच्चों सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सिस्टम क्या है यहाँ पर, सिस्टम है बच्चों ये दोनों ब्लॉक और ये बीच वाली स्ट्रिंग ए बी। देखो बच्चों ये फोर्स 100 न्यूटन की 2 kg पे लग रही। दो तरीके हैं, या तो हम सबको अलग अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर सॉल्व करने जैसा कि करते हैं, या सबसे पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लोग आसान वाला तरीका अपनाएंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब मान लो 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अब बच्चों गलती यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वो 2 kg के ऊपर वेट कितना होगा बच्चों, 2 kg का वेट कितना होगा, जी की वैल्यू आप 10 ले लो, 10 ले लो, ठीक है, 10 ले लेते हैं। तो 2 kg का वेट क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा 2g, और 4 kg का वेट कितना होगा, 4g नीचे की तरफ। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, भैया ए बी का भी तो मास दे रखा है, अब ये मासलेस नहीं है 2 kg, तो ए बी का जो वेट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा, इसका मास कितना दे रखा है 2 kg, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये इस पर भी तो भैया 2g नीचे की तरफ इसका वेट जाएगा कि नहीं जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल। अब ये बच्चों कितना होगा 2g, g क्या मतलब 10, तो ये 20 न्यूटन 40 न्यूटन, तो टोटल 80 न्यूटन हो गया। 100 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ। 100 न्यूटन ज्यादा है ना, तो ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा। पहले तो यही जान लो, ठीक। अब एक्सेलरेशन याद होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग ऑब्लिक पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, या सिंपल भाषा में सिग्मा एफ, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स बच्चों यहां पर क्या है, नेट फोर्स है 100 माइनस इन सब का वेट, क्योंकि वो नीचे की तरफ है 20। देखो मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं 2g प्लस 2g प्लस 4g, देखो 4g आ गया यहां पर, ठीक है, अपॉन टोटल मास 2 kg प्लस 4 kg प्लस ए बी भी तो लिखोगे, ये खा मत जाना, 2 प्लस 2 प्लस 4। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, 100 माइनस 20 40 80 अपॉन ये कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन 8 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन आ गया। अब कहा क्या है कि भैया ए बी और सी पर टेंशन निकालो, क्योंकि आपकी अब रोप जो है वो मासलेस नहीं रही है, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन चेंज होगा। ठीक है, इसको देखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर बन। अब बच्चों हम लोग करेंगे पता है क्या, जैसे इससे पहले वाले केसेस में जो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हर एक मास का या हर एक पॉइंट पे जिस जिस पॉइंट पे टेंशन पूछा है, हम इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसके नीचे जितना कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए के नीचे जितने मासेस हैं उन सब को कंसीडर करके एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट ए के नीचे सबसे पहले तो भाई रोप ही है, ठीक है, ए बी, और इस बी पर क्या है, एक मास अटैच है जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 किलोग्राम। तो भैया इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, 4G। और ये ए बी का खुद का भी तो मास है, मास कितना है ए बी, और इस पॉइंट ए पर अब हमें टेंशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसे सिस्टम से अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा टी ए। ऊपर की तरफ होगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल, टेंशन का मतलब ही ये खिंचाओ, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, हर बार नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो पूरा पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये बताओ इस पर जो वेट लगेगा, ए बी का जो वेट होगा वो भी तो नीचे की तरफ होगा, एम ए बी इंटू जी, यानी मास ऑफ ए बी इंटू जी, ये नीचे की तरफ 4G, नीचे की तरफ टेंशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर के, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओ यहाँ पर, यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टी ए ऊपर की तरफ माइनस 4G क्या नीचे की तरफ, भाई देखो 4 किलोग्राम का वेट नीचे की तरफ, माइनस एम ए बी इंटू जी, एम ए बी इंटू जी, हो जाएगा कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल भाई, रोप का भी मास। और अब पूरा पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सिस्टम का वेट मास कितना है, 4 प्लस मास ऑफ ए बी, या ऐसे लिख दे मास ऑफ ए बी प्लस 4 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन बच्चों समझ में आई कैसे आगे, बस हमने ए बी का मास कंसीडर कर लिया और यहाँ पर कोई चेंज नहीं, जैसे पहले करते थे वही करा। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दो, टी ए माइनस जी की वैल्यू 10, तो ये 40 हो जाएगा, माइनस मास ऑफ ए बी है 2, तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मास ऑफ ए बी 2 प्लस 4 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.5। तो इसको सॉल्व करो, तो टी ए माइनस का 60 इज इक्वल टू 6 इंटू 2.5, ये कितना हो जाएगा 15। तो टी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगी 75 न्यूटन। ये देखो आंसर आ गया, एक आंसर आपका आ गया। कह दो कि सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो बहुत आसानी से आ गया, बस हमने ए बी का मास ले लिया। तो तुमको क्या लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई गणित नहीं लगानी। अब बात आती है कि हमें सी पर निकालना। एक बात ये बताओ, सी के नीचे रोप का कितना हिस्सा बचा है, बी सी, ठीक है, तो इसका बच्चों मास कितना होगा, भाई सी को कह दिया है कि मिड पॉइंट है, तो पूरी स्ट्रिंग का मास 2 kg, तो आधी यानी सी बी का मास कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 kg, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। तो हम लोग अब पॉइंट सी के नीचे जितना कुछ है उस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये देख लिया आपने। अब एट पॉइंट सी, तो भैया सी पर फिर से वही टेंशन ऊपर की तरफ टी सी मान लेते हैं। इस पॉइंट सी के नीचे रोप का हिस्सा कितना है, सी बी, और इसका मास कितना है, एम सी बी, और इसका वेट इंटू जी करके नीचे की तरफ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये 4 kg, इसका वेट नीचे की तरफ 4G, और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ। यहाँ पर फिर से वही इक्वेशन अप्लाई कर दो, तो टी सी माइनस का 4G माइनस एम सी बी इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम सी बी प्लस 4 इंटू एक्सेलरेशन। क्या दोगे सर, ये बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कुछ नया नहीं करा है आपने। तो टी सी माइनस 40 माइनस एम सी बी कितना है, एम सी बी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा, आधी रोप का मास हो जाएगा 1 kg, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10, तो ये 10 हो जाएगा बच्चों, कह दोगे बिल्कुल। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 5 इंटू एक्सेलरेशन 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 12.5, और ये 50 उधर ले जाओ, तो टी सी की वैल्यू आ जाएगी 62.5 न्यूटन। समझ गए, देखो सी पर भी आपका एक्सेलरेशन टेंशन पता चल गया आपको, तो ए पर टेंशन आ गया और सी पर आ गया। अब बी बचा हुआ, कह दोगे सर उस पर भी ऐसे ही कर देंगे, बी पर ऊपर की तरफ टेंशन दिखा देंगे, 4 kg का वेट दिखा देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, या आप कर लेना, या चलो मैं बता देता हूँ, पता चला इतना भी ना करो, ठीक है। तो एट बी
भाई बी पर क्या है, बी के नीचे कोई रोप तो अब बची नहीं, बस क्या है टेंशन है इसके ऊपर, क्योंकि रोप तो लगी हुई है ना यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4 kg, इस पर वेट हो गया 4g, इस पूरे का एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर लगा दो जरा, टी बी माइनस 4g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेल। अब बच्चों रोप कोई बची नहीं है भाई, पॉइंट बी के नीचे तो कोई रोप है नहीं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, टी बी माइनस का 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5, तो ये हो जाएगा कितना 10, तो टी बी उधर ले जाओ, ये 40 उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। तो ये देखो आंसर आ गया, आपके तीनों आंसर आ गए, ए बी सी तीनों पे टेंशन पता चल गया। बी पर आ गया 40 कितना आ गया 50 न्यूटन, सी पर आ गया 62.5 न्यूटन, और ए पर आ गया 75 न्यूटन। अब हम लोग उस इक्वेशन पे जाएंगे जो इससे पहले लिखी थी, लेकिन एक चीज समझते हैं। ये बताओ बच्चों, पॉइंट ए के नीचे पॉइंट ए को कितना वेट झेलना पड़ रहा है भाई? एक तो इस रोप का वेट झेलेगा वो, क्योंकि रोप का भी वेट है 2 kg, और एक इस 4 kg को, तभी देखो पॉइंट ए पर टेंशन ज़्यादा आ रहा है 75 न्यूटन। और पॉइंट सी के नीचे कितना वेट है, देखो सी बी का वेट, लेकिन वो कम है थोड़ा, ए बी से आधा हो गया, 1 kg प्लस 4 kg, तो 5 kg टोटल वेट हो गया। लेकिन पॉइंट सी को कितना झेलना पड़ेगा, सिर्फ 4 kg, इसीलिए देखो टेंशन सी पे और कम आया और बी पे सबसे कम आया। बात समझ गए? इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था। ये याद करो, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो आसान तरीके से करने के लिए मैंने ये समझाया था आपको कि जब भी कोई सिस्टम पूरा एक्सेलरेट हो रहा हो या रिटार्ड हो रहा हो, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंशन को ऐसे निकाला जा सकता है। क्या लिखा हुआ है, टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द रोप कैन बी गिवन बाई समेशन ऑफ मास बिलो पी, यानी उस पॉइंट के नीचे जितना मास है उसको जोड़ दो, इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब है वो पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो भी तो जी की वैल्यू में इफेक्ट करेगा। याद करो जब हम लोग अपैरेंट वेट पढ़ रहे थे, वेट इन अ लिफ्ट, तो अगर सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो ये हो जाएगा जी प्लस ए, यहां पर क्या हो जाएगी कंडीशन, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू g माइनस ए होगी, जो कि यहां मैंने नहीं लिखा, कब, जब हो जाएगा ये एक्सेलरेट होगा नीचे की तरफ, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, क्योंकि उस केस में सिस्टम का जो वेट होता है वो हल्का उसको महसूस होता है ना, g की वैल्यू ऐसा लगता है कम हो गई है। बात समझ रहे हो? तो अब जरा इस तरीके से एक बार हम लोग एक पॉइंट पे लगा के देख लेते हैं। एक्सेलरेशन आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, तो वो 2.5 आ गया। अब मान लो टेंशन एट पॉइंट ए निकालना होता, कौन वाले मेथड से, इस वाले मेथड से, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग पॉइंट पी के नीचे जितना मास है, यहां पर पी की जगह ए हो जाएगा, तो पॉइंट ए के नीचे बच्चों कितना मास है, देखो 2 kg की स्ट्रिंग हो गई, प्लस 4 kg 6 kg हो गया, तो टेंशन एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा 6 kg इंटू, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, ए, तो यहां पर g प्लस ए, तो g की वैल्यू 10 और a हो जाएगा 2.5, तो ये बच्चों 12.5 इंटू 6 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 प्लस 6 5 33, 75 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर इस इतनी सारी गणित लगाने पर आया, वो डायरेक्टली आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हो और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो आप डायरेक्टली इसे देख के आंसर बता सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? इसको मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, another method। क्या, अरे कोई मेथड नहीं है, वो सब घुमा फिरा के वही मैकेनिक्स आ जाती है, लेकिन ठीक है। टी ए इज इक्वल टू सम ऑफ मास बिलो ए इंटू जी इफेक्टिव, तो सम ऑफ मास बिलो ए कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 4 यानी कि 6 kg, और जी इफेक्टिव हो जाएगा आपका, जी इफेक्टिव हो जाएगा कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, इन दोनों की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि इस केस में कितनी हो जाएगी 12.5। कहाँ से आया है वो आप देख चुके हो, ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2.5 और जी की वैल्यू 10। लेकिन बच्चों एक कंडीशन यहाँ पर और है, ये सब आप तभी अप्लाई कर सकते हो, ये सब कुछ, जब स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल हो, स्ट्रिंग इज
इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि भैया अभी भी हमने मास तो मान लिया है कि स्प्रिंग जो आपकी स्ट्रिंग है या रोप है उसमें मास है, उसका वेट है, लेकिन हमने अभी उसको इनएक्सटेंसिबल अभी भी मान रखा है, मतलब कि वो स्ट्रेच नहीं हो रही, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, तभी ये सब अप्लाई कर सकते हो, वरना वो सब कहानी चेंज हो जाएगी, वो सब बाद में समझेंगे, उसमें स्प्रिंग एक्शन आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लो, कुछ ऐसा खास नहीं था बच्चों, सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक कुछ नहीं है बच्चों, बस वही है कि ऐसे केसेस आपकी किताबों में आपको दिख जाएंगे तो आपको मिर्गी आ जाएगी, उससे फ़ायदा क्या है, इसलिए मैं जो है आपको बता दे रहा हूँ। मान लो बच्चों एक ये रॉड है, ठीक है, कह दो कि ठीक है सर एक ये रॉड है, तो क्या करें रॉड है और ये किसी सरफेस पे रखी हुई है, और वो सरफेस क्या है, उसको सबको छोड़ो, ये सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है। और अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। मैंने फिर कहा था सरफेस को स्मूथ मानना है हमेशा, अभी जब तक आपको कहा ना जाए, जब तक हम फ्रिक्शन ना पढ़े। और क्वेश्चन ये है कि भैया इसका जो टोटल मास है, मास ऑफ रॉड जो है, मास है वो है m, और इस पूरी रॉड की जो लेंथ है वो दे रखी है l, कैपिटल L, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसके इस एंड पर एक फोर्स F लगाई जा रही है, F लगाई जा रही है। तो बताओ क्या बताओ, टेंशन इन द रॉड T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले तो आएगा सर एक बात बताओ, ये सरफेस पे रखी हुई है और इसको एक एंड से खींचा जा रहा है, तो इसमें किस प्रकार से टेंशन आएगा भाई, कैसे टेंशन आ जाएगा? स्मूथ है सरफेस, ये तो खींचते हुए चली जाएगी, कोई रेजिस्टेंस तो इसको मिलेगा नहीं। बात समझ रहे हो, कोई रेजिस्टेंस तो यहाँ पर मिल नहीं रहा। देखो बच्चों वही बात है, जैसे ही तुम फोर्स इस पर लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेट होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। और आपको अभी भी पता है कि हर एक मास की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वहीं रहना चाहता है, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो ये अगर रेस्ट में है, आप फोर्स लगाओगे तो ये एक्सेलरेट जब होगी ए एक्सेलरेशन से, आगे जब बढ़ेगी ए एक्सेलरेशन से, तो होगा बच्चों क्या कि शुरुआती रूप में तो वो वहीं रहना चाहेगी ना। तो ये वाले एंड पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ये एंड तो आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन ये पूरी रॉड वहीं रखे रहना चाहेगी बाय द वर्च्यू ऑफ मास। भाई तभी तो आपको फोर्स लगानी पड़ रही है, अगर ऐसी कोई इनर्शिया नाम की प्रॉपर्टी ना होती तब तो अपने आप ही चलने लगती। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसको एक्सेलरेट करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और क्योंकि इसका एक मास है तो होगा क्या, इसके हर एक पॉइंट में एक खिंचाव पैदा होगा। क्यों पैदा होगा, जरा इसको इमेजिन करने की कोशिश करते थोड़ा सा, मतलब थोड़ा अपने विजन में लाने की कोशिश करो कि भैया ये ब्लॉक ऐसे रखी हुई है, इधर से फोर्स लग रही है, इसका खुद का मास है, ये बैठी हुई है और तुमको कोई खींच रहा है, तो तुम वहीं के वहीं बैठे हो। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही, मान लो इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, तो ये पॉइंट तो आगे जाना चाहता है, इस पे फोर्स सबसे ज्यादा है, और इसके पीछे कितना मास है, इस पॉइंट के पीछे देखो ये पूरा मास है कि नहीं है, तो फोर्स F को रेजिस्टेंस देने के लिए कितना है, ये पूरा मास है। अगर मैं कह दूं कि कोई एक सेक्शन है, कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं इस दूरी से x पर है, ठीक है, एक सेक्शन है जो कि इस पॉइंट से x दूरी पर है। अब मैं कहूं क्या इसमें भी उतना ही विरोध पैदा होगा, इसमें भी उतना ही टेंशन पैदा होगा? आंसर होगा नहीं। मान लेते हैं इस पॉइंट पे टेंशन है T, तो आपको दो फोर्स दिखानी पड़ेंगी। आप कहोगे सर ये दो फोर्स क्यों दिखाएगी, इसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ, टेंशन का मतलब ही होता है इक्वल एंड अपोजिट टू पुलिंग फोर्सेस दिखानी है। तो इस सेक्शन पे अगर मैं इस रॉड को दो सेक्शन में डिवाइड कर दूं, तो ये वाले टेंशन का मतलब है कि इस पर देखो पुलिंग फोर्स इस तरीके से दिख रही है, और ये वाले टेंशन का मतलब है कि ये जो बाकी का एक्स पोर्शन बचा है, ये एक्स पोर्शन, इस पे देखो टेंशन इस डायरेक्शन में दिख रहा है। ये सब मैं बता चुका हूँ, ये L माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो ये समझ गए। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये टेंशन F के बराबर होगा, तो आंसर यहाँ पर है नहीं, क्योंकि इस पूरे रॉड का मास है। अगर ये मासलेस होती तो ये टेंशन F के ही बराबर होता। तो अब बात आती कि होगा कितना, भाई होगा कितना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं बहुत छोटी सी, कि अगर हम लोग इस वाले पोर्शन की, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको कंसीडर करें। अगर मैं नाम दे दूं A B C, तो फॉर ए बी एट एक्स फ्रॉम ए,
मतलब किसी सेक्शन x पर, ये b पर, जो कि a से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका तो क्या दिखेगा बच्चों, दिखेगा क्या, f, ये हो जाएगा t, और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है a से। भाई रॉड तो पूरी पूरी a से ही एक्सेलरेट होगी। अब यहां पर अगर हम लोग कह दें कि इस पूरी रॉड का मास है m, लेकिन इस x यूनिट का मास हम लोग मान लेते हैं स्मॉल m। क्या मान लेते हैं, स्मॉल m। तो देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, F माइनस का t, क्योंकि t इस डायरेक्शन में, इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। कह दो कि सर इसमें आपने खास क्या बता दिया, t की वैल्यू हमको f और नोन टर्म में लानी है, कैपिटल M। ये स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है सिर्फ इतनी लेंथ का मास। अभी हमें नहीं पता ये x की वैल्यू कितनी है, हो सकता है आपसे पूछ ले ये पूरी 10 मीटर की रॉड है, 2 मीटर पे निकालो कितना टेंशन होगा, तो x की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब बात आती है कि m की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m की वैल्यू। पहले इसको देखो फिर मैं बताता हूं। इतना समझ में आ गया है कि नहीं कि टेंशन जो है भैया वो पूरी लेंथ पे वेरी कर रहा है। तो अगर मैं किसी पॉइंट x पर या a से x दूरी पर टेंशन निकालना चाहूं तो मुझे सेक्शन कट करना पड़ेगा और इतने पोर्शन की एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे ऐसे शेड कर देता हूं, इतने पोर्शन की एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक, देख लो इसको। अब बात आती है सिर्फ एक कि भाई ये स्मॉल m होगा कितना। अगर मैं आपसे कहूं मास ऑफ लेंथ L, यानी टोटल लेंथ का मास है कैपिटल M, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या होगा बच्चों, याद करो 9th में ऐसे क्वेश्चन नहीं करते थे, छोटे छोटे क्वेश्चन। मास ऑफ लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट यानी 1 मीटर लेंथ का कितना होगा, यूनिट लेंथ। तो भाई L नीचे चला जाएगा M के, तो ये हो जाएगा M अपॉन L, हो जाएगा कि नहीं। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ये बच्चों तभी तक वैलिड है जब पूरी पूरी रॉड सेम मटेरियल की बनी हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसका मास हो। मतलब इतने का मास अगर इस लेंथ का 1 kg हो तो इक्वल इंटरवल का सबका 1 kg होना चाहिए, तभी तक ये वैलिड है। खैर उस लेवल पे हम लोग नहीं जाएंगे अभी। लीनियर मास डेंसिटी इसको बोलते हैं और इसकी यूनिट कितनी होगी, किलोग्राम पर मीटर, अगर SI यूनिट। बात समझे, यानी कोई रॉड है अगर उसके पर मीटर का कितना मास है, इतना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि x मीटर का मास कितना है, तो मास ऑफ x लेंथ कितना हो जाएगा, वो स्मॉल m से हम लोगों ने दिखा दिया, वो हो जाएगा m अपॉन L इंटू x, हो जाएगा कि नहीं। और इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो ये हो जाएगा f फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, f माइनस t इज इक्वल टू मास कितना हो जाएगा, m अपॉन L इंटू x इंटू a, हो जाएगा कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल। अब एक चीज़ और मुझे बतानी है, क्या बतानी है, इस पहले पीछे चले जाते हैं। ये बताओ यहाँ ये पूरी पूरी रॉड इस डायरेक्शन में जा रही है, पूरी पूरी रॉड, तो एज अ सिस्टम, पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरी पूरी रॉड, और इस पर फोर्स कितनी लग रही, F। T तो इंटरनल फोर्स है, वो तभी दिखाई देगी जब आप सेक्शन ऐसे कट करके देखोगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो A की वैल्यू बच्चों ये हो जाएगी कि नहीं, F अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है, M, हो जाएगी कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल। यहां पर कैपिटल M लेना, क्योंकि यहां पर मैं पूरी पूरी रॉड की बात कर रहा हूं, अभी मैंने सेक्शन वेक्शन नहीं काटा है। और ये मैं जानता हूं कि एक्सेलरेशन जो पूरी रॉड का होगा वही इतनी रॉड का होगा, वही इतनी रॉड का होगा, उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर मैंने सिर्फ इतने लेंथ के लिए लिखा है, इतने लेंथ के लिए ये इक्वेशन लिखी, इसलिए छोटा वाला मास आ रहा है। बात समझ गए, तो ये कंफ्यूज मत है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू रख देंगे, सिंस A इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन M। तो ये वैल्यू बच्चों इस इक्वेशन में रख दो, इसको देखो एक बार, तो क्या बचेगा F माइनस T इज इक्वल टू M अपॉन L इंटू X इंटू A की जगह F अपॉन M। तो ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। T अगर निकालना है तो T उधर ले जाओ, ये पूरा टर्म जो बचा है वो इधर ले आओ, तो हो जाएगा F माइनस का F अपॉन L या F इंटू एक्स अपॉन L, और F कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन L। ठीक है,
ये बच्चों आ गया आपका टेंशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिसकी दूरी जिस पॉइंट से आप फोर्स लगा रहे हो जिस पॉइंट पे एक्स है। अब क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग टाइप के आते हैं, पहले इसको देखो फिर मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। तो ये समझ गए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है, एक रॉड रखी हुई है जिसका टोटल मास कैपिटल एम है, उसके एक एंड पे हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो पूछ रहा है कि रॉड में ड्यू टू इट्स ओन मास कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या करा भाई, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन, मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि x दूरी पर फ्रॉम पॉइंट ए ये बताओ कितना टेंशन होगा, तो मैंने इस सेक्शन को कट कर लिया, इस पॉइंट पे मान लिया टेंशन है आपका, इस पॉइंट बी पर टेंशन है t इस तरफ, तो ये हो जाएगा फोर्स, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन f माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। स्मॉल m है x डिस्टेंस, ये जो x लेंथ की रॉड है उसका मास है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है m, यानी मास ऑफ लेंथ l है m, तो यूनिट लेंथ का m अपॉन l, तो x लेंथ का m अपॉन l इंटू x। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी स्मॉल m की इन द कैपिटल M के टर्म में। और a की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही सकते हैं पूरे सिस्टम का, कैसे, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो वो हो जाएगा f अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना f। भाई एक्सेलरेशन तो हर एक सेक्शन का a ही होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो उसके बाद हमें t की वैल्यू मिली f इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एल। कह दोगे सर इससे पता क्या चला, अब इससे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या, एट पॉइंट कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट पर 0 हो जाएगी। कह दोगे सर बिल्कुल। भाई देखो ए से दूरी है तो पॉइंट ए पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, और पॉइंट ए पर जब एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करोगे तो देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, और वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी टी मैक्स इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एफ। भाई यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे तो टेंशन की वैल्यू फोर्स के ही बराबर आएगी। और ये हम लोगों ने पढ़ भी रखा था कि जब वेरिएबल टेंशन होता है पूरी भी रॉड में, तो जिस एंड पर आप फोर्स लगाते हो उस पॉइंट पे टेंशन उतना ही होता है जितनी फोर्स। ये याद आ रहा है कि नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था टेंशन के बारे में बहुत सारे पॉइंट, तो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखते हैं, T इज इक्वल टू टी मैक्स इज इक्वल टू एफ, ठीक, कह दोगे सर बिल्कुल, ये समझ गए। अब एट पॉइंट सी पे बच्चों देखो, पॉइंट सी पे एक्स की वैल्यू कैपिटल एल है, पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी है बिल्कुल एक्सट्रीम एंड, ये वाला एंड। तो पॉइंट सी पर जब एक्स की वैल्यू एल रखोगे तो एल अपॉन एल कैंसिल 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो टेंशन हो जाएगा मिनिमम और हो कितना जाएगा 0। ओके सर ये कैसे होगा, यही तो बच्चों समझने वाली बात है कि भैया थैंक यू अभी ना हो भाई, पहले समझा लेने दो। देखो ये जो रॉड है इस पॉइंट के पीछे कितना मास रखा हुआ है, ये पूरा मास रखा हुआ है कि नहीं, तो सबसे ज्यादा टेंशन किस पॉइंट पे आना चाहिए, इस पॉइंट पे आना चाहिए। कह दोगे सर बिल्कुल। जैसे ही आप इस साइड में बढ़ोगे, मान लो इस पॉइंट पे आ गए, तो इस पॉइंट के पहले कितना मास है, इतना बचा, अब आगे वाला तो रह गया ना, आगे वाला तो आगे चला गया। टेंशन किस वजह से आ रहा है, टेंशन आ रहा है इसके पीछे जितना मास बचा हुआ है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो विरोध तो उतना ही मास करेगा ना जो उस सेक्शन के पीछे होगा, आगे वाला सेक्शन तो आगे बढ़ना चाहेगा, वो वाला सेक्शन वहीं रह जाएगा। तो देखो पॉइंट बी के पहले कितना मास बचा हुआ ये, तो ये रेजिस्ट करेगा, यहां पर आ जाओगे तो इतना मास रेजिस्ट करेगा, बात समझ रहे हो। यहां पर आ जाओगे तो और कम हो जाएगा, और पॉइंट सी पे आ जाओगे तब तो इससे पहले तो कुछ बचा ही नहीं है, बात समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए पॉइंट सी पर क्या आ जाएगा, टेंशन 0। देखा कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनर्शिया समझो कैसे आ रहा है, इस फोर्स के साथ इनर्शिया पीछे जाते 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 देखो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, इसको और विजुअलाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जितना विजुअलाइज करा सकता हूं उतना मैंने करा दिया, ठीक है। ये यहां पर ऐसे शेडेड बना दिया, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ कहानी थी इस लेक्चर की, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई बहुत खास हम लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं लगा दी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।